नमस्कार, कैसे हो आप लोग? हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था, उसमें एक फिगर देखने के लिए मिला, जो ये था कि सरकार द्वारा राजस्व के ऊपर खर्चा जो है, वो लगभग 60% किया जा रहा है। हालांकि और भी भारत में ऐसे राज्य हैं जहां पर राजस्व व्यय काफ़ी अधिक है, परंतु हम राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान में होने के नाते हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और किसी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये चिंता का विषय होना चाहिए कि राजस्व के ऊपर इतना खर्चा क्यों हो रहा है। राजस्थान में जो राजस्व के ऊपर खर्चा हो रहा है, वो लगभग 100 में से लगभग 60% पैसा जो है वो राजस्व के ऊपर जा रहा है। यहां पर दिखा रहा है कि 57.94%। इसमें एक चीज और है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि ब्याज भुगतान का जो मद है, यानी कि ये जो आइटम है ब्याज भुगतान का, अगर हम इसको अलग से देखें तो वैसे ये भी एक राजस्व का ही पार्ट माना जाता है। ये राजस्व व्यय के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि अगर आपने किसी को ब्याज दिया है तो वो आपको किसी प्रकार की आय नहीं दे रहा है। आप ऋण लेते हैं तो भले ही उससे कुछ आय प्राप्त करते हैं, लेकिन ब्याज जो दे रहे हैं उससे आपको किसी भी प्रकार की वापस आय प्राप्त नहीं हो रही। तो ब्याज को शामिल नहीं किया गया है, उसके बिना लगभग 58% है। तो अगर हम ब्याज को शामिल कर लें तो वो 60% को क्रॉस कर जाएगा। तो एक गंभीर चिंता का विषय है। उसके अलावा दूसरा जो आप भारत राजस्थान सरकार का जो पैसा जा रहा है, वो लगभग 24% आंतरिक व केंद्रीय ऋण, केंद्र सरकार से कोई ऋण लिया गया है या फिर अंदर मार्केट से, बाजार से कोई पैसा उठाया गया है, उसका ऋणों का पुनर्भुगतान, यानी कि पैसा वापस मूलधन चुकाने के लिए इतना पैसा 24% पैसा खर्च किया गया। उसके बाद में पैसा खर्च किया गया 9.74% पूंजीगत खर्चे के रूप में, यानी पूंजीगत व्यय के रूप में। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। उसके बाद में 8.29% ब्याज दिया गया है। अगर आप 58% में लगभग 8.5% और मिला लेते हो तो ये लगभग 67% होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है राजस्थान सरकार के लिए। अब ये क्यों बढ़ गया है, इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि जैसे कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो आगे लाएगी अभी, लेकिन ये अभी काउंट नहीं हुआ है। तो चिंता का विषय इसलिए कि जब ये काउंट हो जाएगी तो सोचिए कि आप ये राजस्व व्यय किस हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहां कहां खर्च किया गया है राजस्व के रूप में? आंतरिक व केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए, उसके बाद में पूंजीगत व्यय के लिए, ब्याज की अदायगी के लिए, और उसके बाद में ऋण लोन वगैरह किसी को दे दिया गया, इस टाइप का पैसा। ठीक है, ये 0.04% है। अब पैसा आ कहां से रहा है, आप ये देखिए। 40% लगभग पैसा अंदर से किसी को उधार दी गई थी, अंदर से किसी कहीं से आप उधार ले रहे हैं, वो पैसा आ रहा है। शुद्ध सार्वजनिक लेखा, यानी कि आपको केंद्र सरकार से कुछ पैसा मिल रहा है, केंद्रीय ऋणों से मिल रहा है, ऋणों की वसूली आप कर रहे हैं, या फिर आकस्मिकता निधि से मिल रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की आपकी कैपिटल फंड जो है वहां से आपको पैसा आ रहा है। ये कुल मिला के लगभग 40% पैसा आ रहा है। उसके बाद में जो पैसा आ रहा है वो 12.52% पैसा आ रहा है राज्य का, जो खुद का जीएसटी है उसके थ्रू आ रहा है। लगभग 16%, 15.75% आ रहा है केंद्र के जो कर हैं उनमें से हिस्सा। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो हिस्सा मिलता है वहां से पैसा आ रहा है। उसके बाद में लगभग 8.69% सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो इनको मदद कर रही है। 6.21% पैसा जो आ रहा है वो आ रहा है जैसे कि शुल्क हो गया, किसी प्रकार की फीस हो गई राज्य सरकार की, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल कॉलेजेस हो गए, चालान हो गए, ठीक है, इस टाइप के, जो कि टैक्स के अलावा, टैक्स के अलावा जो राजस्व हैं वो यही होते हैं कि जुर्माना हो गया, इस टाइप का। सेल्स टैक्स से आ रहा है लगभग 7%, और अन्य कर जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ठीक है, इत्यादि से आ रहा है कितना, लगभग 4.5%, 3.5%। वाहनों के ऊपर कर के माध्यम से आ रहा है लगभग 2% पैसा, और 4.35% यानी 4.35% आ रहा है स्टेट एक्साइज ड्यूटी से, जैसे किसके ऊपर, एल्कोहल के ऊपर हो गया, इस टाइप की चीजें जो है इनके ऊपर। अब क्या है कि ये मोटा मोटा कि राजस्थान सरकार का पैसा कहां से आ रहा है, हमारा मुद्दा एक्चुअली ये जानना नहीं था। आज हमारा लिए इश्यू है कि राजस्व खर्च इतना हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसके क्या नुकसान है, और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या फर्क होता है। आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से एक ये फिगर इंपॉर्टेंट है कि सरकार द्वारा जो किया गया व्यय है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर किया गया, व्यय में सबसे ज्यादा राजस्व व्यय किया गया नंबर 1 पे था। उसके बाद में लगभग 24% किस पे, जो ऋणों का जो पुनर्भुगतान किया गया आंतरिक व केंद्र सरकार को, ये लगभग 2 नंबर पे है। कैपिटल जो
एक्सपेंडिचर है वो लगभग तीसरे नंबर पे है। चौथे पे आपका जो आपने ब्याज का पुनर्भुगतान किया है उसके वो है, और लगभग 0.04% यानी कि 5वें नंबर पे। ये किस पे है, किसका है? आपका ऋण और एडवांसेज जो है उसके ऊपर। उसके बाद में आप सरकार द्वारा प्राप्त की गई आय का घटता हुआ क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको स्टॉप करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में केंद्रीय करों में हिस्सा है, उसके बाद में राज्य का जीएसटी है, उसके बाद में यूनियन से ग्रांट है यानी कि केंद्र द्वारा जो सहायता दी गई है, अनुदान दिए गए हैं वो हैं, उसके बाद में सेल्स टैक्स है, उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कर के अलावा जो पैसे हैं वो कौन से, जिनमें शुल्क, जुर्माना इत्यादि वगैरह लगते हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9। ठीक है, ये आप क्रम में इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें आपके लिए सारे जरूरी नहीं है कि कौन सा है, आप शुरू के 3, 4, 5 को आप देख लें। इसमें क्रम कभी कभार एग्जाम में घटते क्रम में या फिर सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है इसके रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा हमारा यह था कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पहले तो हम जानते हैं दोनों में फर्क क्या होता है। पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है कि जिसके द्वारा सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण किया जाता है। या तो सरकार द्वारा किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण होता है, या फिर ऐसा व्यय जिससे देयता घटती है। देयता घटने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया तो आप उसको वापस दे रहे हैं, इससे आपकी साहूकारी तो आ रही है ना, तो एक तरह से फायदा हुआ। पूंजीगत व्यय एक तरह से अच्छा व्यय माना जाता है राजस्व व्यय की तुलना में। क्यों माना जाता है? देखिए, सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे व्यय जिनसे या तो संपत्ति बढ़ती है, सरकार का एसेट बढ़ रहा है, या फिर देयता घटती है। सरकार द्वारा संपत्ति निर्माण जैसे मशीनरी का विकास, बिल्डिंग बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, स्वास्थ्य के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, शिक्षा के लिए किसी प्रकार की अवसंरचना का निर्माण कर रही है, इस टाइप की जो चीजों के ऊपर व्यय किया जाता है वह पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसमें से किसी स्थायी संपत्ति जैसे सरकार ने कोई जमीन खरीदी, उस जमीन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी तो भविष्य में किसी न किसी प्रकार से लाभ देगा, या फिर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भविष्य में किसी न किसी प्रकार का लाभ देगा, उनके ऊपर किया गया व्यय भी इसमें शामिल होता है, जिनसे भविष्य में सरकार को लाभ प्राप्त होंगे। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा भविष्य में मूर्त या अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या फिर ऋणों को चुकाने के लिए जो मूलधन जो है उसको चुकाया जाता है, उससे क्या कि जिससे साहूकारी आती है उसको चुकाने के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। सिंपल शब्दों में आप ये लाइन को, इस लास्ट वाले जो लाइन है इसको समझते हुए आप पूंजीगत व्यय को समझ सकते हैं। पूंजीगत व्यय के लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला कि स्थायी संपत्ति का निर्माण होता है। ऐसी संपत्ति का निर्माण होता है कि जिससे कि भविष्य में आपको लाभांश प्राप्त होंगे, दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होंगे, जो लंबे समय तक दीर्घकालीन लाभ देता है। जैसे सड़कें हो गई, सड़कों का एक बार निर्माण करने के पश्चात वो काफी समय तक चलती हैं। इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि इनसे जो लाभ प्राप्त होता है उसकी दर तो धीमी होती है लेकिन लंबे समय तक प्राप्त होता है, बार बार ये निवेश नहीं करना पड़ता। उसके अलावा जैसे अस्पताल बनाते हैं, अस्पताल से भी लंबे समय तक अस्पताल चलेगा, नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी, नागरिकों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, इससे इनकी श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो कई सारे डायमेंशंस में आपको लाभ मिलते हैं। कोचिंग हब, जैसे कि कोचिंग हब बन रहा है तो कोचिंग हब के निर्माण से सरकार को जो भी राजस्व प्राप्त होगा, अभी जो व्यय किया गया वो पूंजीगत परिव्यय था, फिर उसके बाद में सरकार को जो प्राप्त होगा वो राजस्व प्राप्त होगा, इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। तो पूंजीगत जो परिव्यय है वो एक तरह से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि करता है, राजस्व आय में वृद्धि करता है। व्यय कौन सा है? पूंजीगत है। आय कौन सी बढ़ी? राजस्व आय बढ़ी। ठीक है, इस स्थायी संपत्ति से राजस्व में वृद्धि होती है, वह आय जो वापस नहीं चुकानी पड़ती। राजस्व आय वह आय होती है कि जो वापस नहीं चुकानी पड़ती, और राजस्व व्यय वह होता है कि जो वापस नहीं आता। कहने का मतलब दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। पूंजीगत व्यय वह है कि जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होते हैं, और पूंजीगत आय वो है कि जो आपके पास आती है लेकिन वापस भी जा सकती है। जैसे ऋण के रूप में आपके पास पैसा आया तो वापस भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तथा इनपुट आउटपुट अनुपात सुधरता है। आप अवसंरचना का निर्माण कर रहे हो, आप सड़क बना रहे हो पूंजीगत परिव्यय के रूप में। अब वहां पर आप किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए वो एक तरह से बेस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम कच्चे रास्तों से होके जाना पड़ रहा है, जंगलों से होके जाओगे तो किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी प्रकार के उद्यम में आपको इन्वेस्टमेंट की राशि है वो बढ़ जाएगी। तो अवसंरचना का विकास जब आप करते हैं तो सुगमता होती है व्यवसाय में, जिससे कि इनपुट जो है वो आसान हो जाता है।
इनपुट के ऊपर जो व्यय है उसमें कमी आती है, जिससे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक पार्श्विक प्रभाव होते हैं। सकारात्मक पार्श्विक प्रभाव का मतलब कि ऐसे प्रभाव जो साइड में छोटे मोटे जो प्रभाव पड़ते हैं वो काफी अच्छे पड़ते हैं, जैसे कि रोजगार में वृद्धि होना। आप पूंजीगत परिव्यय कर रहे हो, सरकार किसी भी प्रकार सड़कें बना रही है तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं। आप अस्पताल बना रहे हो, नागरिकों को सुविधाएं मिल रही हैं, कल्याण में वृद्धि, जन कल्याण में वृद्धि हो रही है। सड़कें जो है वो आम नागरिकों के लिए कितना आमजन में आवाजाही के लिए कितनी सहायता प्रदान करती हैं। यहाँ पे लोगों को एक तरह से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। श्रम भागीदारी में वृद्धि होती है, श्रम में लोग ज़्यादा आ पाते हैं क्योंकि रोजगार के लिए एक तरह से बेस मिलता है। जितना आप सरकार पूंजीगत व्यय करती है, अगर सरकार पूंजीगत व्यय कर रही है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आकर्षित होते हैं क्योंकि उनको व्यवसाय में सुगमता हो रही है। ऋणों को चुकाने पर सरकार की देयता घटती है, यानी कि साहूकारी आती है सरकार की, आपका कर्जा कम हो रहा है, यह भी व्यय का फायदा है पूंजीगत व्यय का। उसके बाद में एक लाभ इसका ये कि आर्थिक वृद्धि को गति मिलती है। एक तरफ तो उत्पादन दक्षता में वृद्धि हो ही रही है, एक तरफ रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। अब इससे क्या होता है कि मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है किसी भी अर्थव्यवस्था में वो चलने लगता है। इधर से उत्पादन अच्छा हो रहा है और इधर से रोजगार में वृद्धि हो रही है। रोजगार में वृद्धि होने की वजह से क्या हुआ, आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई तो इधर जो उत्पादन अधिक हुआ था इनका उपभोग बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना आपूर्ति है, जितनी आपूर्ति है और इधर से उतनी मांग है, ये दोनों एक तरह से संतुलन में चलने लगते हैं। तो इससे क्या है कि मांग तथा आपूर्ति का सूचक्र चलने लगता है और अर्थव्यवस्था की जो पटरी है ना बहुत स्मूथली चलती है। यानी जो ट्रेन है पटरी के ऊपर, अर्थव्यवस्था नामक पटरी के ऊपर जो ट्रेन है यानी किसकी, अर्थव्यवस्था की, वो अच्छे से चलती है। निवेशक आकर्षित होते हैं, कैसे, सरकार व्यवसाय सुगमता प्रदान करती है, अवसंरचना का निर्माण करके सुविधाएं देती हैं, इसलिए बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आता है। ऋण कम होने पर संप्रभु रेटिंग सुधरती है। इससे क्या कि आपको ब्याज कम देना पड़ता है। आगे से आपको, अगर आपको संप्रभु रेटिंग जो है अगर वो आपकी अच्छी है तो आपको लेने वाला लिया जाने वाला जो ऋण है उसके ऊपर आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, यानी क्योंकि आप जोखिम कम है, जो ऋण देने वाले हैं उनका विश्वास बढ़ेगा आपके ऊपर। तो कितने, देखिए कितने सारे इसके फायदे हैं। मुद्रा का गुणक प्रभाव भी अधिक होता है। सबसे बड़ी चीज कि अगर आप 1 रुपया पूंजीगत व्यय कर रहे हो, अगर आप 1 रुपया पूंजीगत व्यय कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उससे जितना कुछ मिलता है, 1 रुपया पूंजीगत व्यय से जितना कुछ मिलता है, राजस्व व्यय से उतना प्राप्त करने के लिए आपको 2.45 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो पूंजीगत व्यय का, परिव्यय का ज्यादा होता है, जैसा कि अब मैंने आपको यह समझाया। अब इसके बाद में राजस्व व्यय क्या होता है? वह व्यय जिससे किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता तथा न ही देयता में कमी आती है। किसी प्रकार की संपत्ति नहीं बन रही, आपको साहूकारी भी नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब ये इस प्रकार का जो व्यय है वो किसी न किसी रूप में, जरूरी तो जो है परंतु ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन कौन से व्यय जो है वो इसमें शामिल है? ऋणों के ऊपर दिया गया ब्याज, वेतन जो आपको सैलरी मिलती है, सरकार जिस प्रकार जो सब्सिडियां देती है, सरकार के विभागों के जो खर्चे हैं वो, सरकार जो पेंशन देती है, इस टाइप की जो चीजें हैं वो राजस्व व्यय में गिनी जाती हैं। राजस्व व्यय महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात तो हम मान लेते हैं कि भाई जो कमजोर लोग हैं या फिर जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए जरूरी है, उनके पास ऐसे इतने अवसर नहीं है, उनके पास इतनी प्राप्त आय नहीं है, तो सरकार को उनको सुविधा देने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए ये खर्च करना पड़ता है, जरूरी है। दूसरा हम मान लेते हैं कि कम वेतन के कारण भ्रष्टाचार का जोखिम। इसमें देखिए कॉर्नवालिस, मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना चाहूंगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वेतन में बढ़ोतरी की थी। क्यों की थी? क्योंकि तब फाइंडिंग में उन्होंने ये पाया था कि अगर जितना वेतन कम होगा, कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी जो है वो वेतन कम होगा तो काम नहीं करना चाहेगा। पहली चीज, इससे कार्य दक्षता में कमी होगी। दूसरी चीज कि अगर वेतन कम है तो वो दूसरे स्रोतों से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए सरकार द्वारा अच्छा ठीक ठाक वेतन दिया जाना भी जरूरी है। अगर वेतन नहीं देंगे तो पीछे से, नीचे से, टेबल के नीचे से खींच के लाएंगे तो वो भ्रष्टाचार में वृद्धि करेगा। तो आपको एक बेर मिनिमम वेतन तो रखना ही पड़ेगा, तो इसलिए भी ये जरूरी है। सरकारी मशीनरी तथा सेवाएं किसी भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होती हैं। अब ये भी हम कैसे मान लें कि चलो ठीक है सरकारी सिस्टम ही खत्म कर दें, राजस्व व्यय करना ही बंद कर दें, ये भी नहीं हो सकता। ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग भी है, तो इसलिए एक मिनिमम लेवल तक तो हमें राजस्व व्यय करना ही पड़ेगा। नागरिकों को आर्थिक जोखिमों तथा संकटों से सुरक्षा भी राजस्व व्यय नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी? जैसे कोरोना जैसी स्थिति आई थी, तो कोरोना में सरकार द्वारा जो खर्च किया गया,
जो भी सब्सिडियां दी गई, जो भी अनुदान दिए गए, वो सब क्या था? वो एक तरह से राजस्व व्यय था। तो राजस्व व्यय करना आवश्यक भी है, लेकिन किस हद तक? अब देखिए इसके होने के नुकसान क्या है। राजस्व घाटा होता है या फिर बढ़ता है। आप ज्यादा करोगे तो राजस्व जितना, राजस्व यानी कि राजस्व के रूप में अपनी प्राप्ति क्या होती है? प्राप्ति होती है कि आपको कर कितना मिला प्लस कर के अलावा कर भिन्न जिसको बोलते हैं, जैसे कि जुर्माना, शुल्क इत्यादि, ये सब कितना मिला, ठीक है। प्लस बाद में इसमें से घटता क्या है? आपने व्यय कितना किया, ठीक है। वो क्या होता है? वो होता है राजस्व घाटा। अगर ये वाला व्यय बढ़ेगा तो राजस्व घाटा बढ़ने का खतरा है कि नहीं है? या तो होगा या फिर बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि अधिक राजस्व व्यय यह दिखाता है, अधिक राजस्व व्यय यह दिखाता है कि भविष्य में वापस न आने वाला पैसा जा रहा है। ये वापस नहीं आएगा, ये पैसा ये चला गया, वेतन के रूप में जाए चाहे पेंशन के रूप में जाए, कैसे भी जाए। सरकार को खर्च करने के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। इधर राजस्व जितना आपकी प्राप्ति नहीं हो रही है, मान लीजिए राजस्व घाटा बढ़ गया, राजस्व घाटा है आपका, तो पैसा कहां से लाओगे? या तो आप कहीं से ऋण लोगे, तो उधर आपकी फिर वापस ब्याज ज्यादा लगेगा, आपकी संप्रभु रेटिंग जो है वो गिरेगी। तो देखिए कि किस हिसाब से चेन बनेगी इसकी। फिर सरकार को खर्च करने के लिए ऋण लेना पड़ सकता है, सरकार को संपत्ति बेचनी पड़ सकती है। अब संपत्ति कम होगी तो फिर क्या होगा? वो एक तरह से पूंजीगत, वो पूंजीगत प्राप्ति तो होगी लेकिन आपकी संपत्ति तो कम हो गई ना, ठीक है। अधिक राजस्व व्यय राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। अब क्या है कि ये जो घाटा टोटल हो रहा है, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय अधिक होने के कारण आपको घाटा हो रहा है, तो इससे आपका टोटल जो घाटा हो रहा है सरकार का, टोटल किया गया खर्च और टोटल प्राप्त की गई आय में भी एक तरह से घाटे की स्थिति देखनी पड़ सकती है। राजकोषीय नीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। आपका राजस्व बढ़ नहीं रहा है, आय बढ़ नहीं रही है और घाटा ही घाटा व्यय किए जा रहे हैं, तो आपको फिर राजकोषीय नीतियों का निर्माण इस प्रकार से करना पड़ेगा कि जिसमें आपको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे, कहीं से ऋण लेना पड़ेगा, कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। इससे क्या कि काफी सारे मल्टीपल इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पर नकारात्मक रूप से पड़ेंगे। अब ये तो हो गया कि राजस्व घाटा क्या, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। राजस्थान सरकार की क्या स्थिति है वो देखते हैं। वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियां यानी कि राजस्व के रूप में आय जो थी, कौन सी? राज्य के द्वारा, खुद के द्वारा लगाए गए कर, केंद्र के द्वारा जो करों में हिस्सा प्राप्त हुआ था वो, कर भिन्न राजस्व जैसे शुल्क, जुर्माना इत्यादि, प्लस केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान, ये भी वापस नहीं देना पड़ रहा। आय, राजस्व आय कौन सी होती है? जो वापस नहीं देनी पड़ती। खुद के कर लगाएगी, किसी को नहीं देने, वापस खर्च करेगी वो किसी न किसी रूप में करेगी, लेकिन एक तरह से लाइबिलिटी नहीं है कि आपको खर्च करना ही है, ठीक है। केंद्र द्वारा करों में हिस्सा है, केंद्र को वापस नहीं देना। कर भिन्न राजस्व, आपसे शुल्क लिया वो वापस किसी को वापस थोड़ी चुकाना है। और दूसरा अनुदान मिला, ये भी एक तरह का दान समझ लीजिए, सब्सिडी मान लीजिए, सरकार द्वारा दी गई एक तरह से, ठीक है। ग्रांट जो है ये भी वापस नहीं देना। इसके रूप में राजस्थान को मिले कितने? 2,15,786 करोड़, 2,15,786 करोड़ मिला। और उसी साल सरकार ने राजस्व व्यय कितना किया? यानी कि पिछले साल, पिछले जो बजट, पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसमें कितना किया? 2,15,000, एक तरह से हम इस वाले फिगर को छोड़ देते हैं, हम 2,15,000 करोड़ इन्होंने खर्च किया, ठीक है, सॉरी प्राप्त किया। और खर्च कितना किया? 2,48,000, इतना घाटा हुआ। इसके बाद में 2023-24 का इस बार जो बजट पेश किया गया, इसका अनुमान यह है कि 2,33,000 करोड़ खर्च करेंगे, सॉरी प्राप्त करेंगे, और 2,58,000 खर्च करेंगे। यहां घाटा कितना? 24,895 करोड़ रुपए का। अब इसमें एक एनामली मानी जाती है प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा तो आपने सीधा सीधा निकाल लिया कि मान लीजिए कि कुछ सरकार से, मान लीजिए कि राजस्थान सरकार को यहां से अनुदान मिला केंद्र सरकार से। अब ये जो पैसा है इसने पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च कर दिया, मान लीजिए पूंजीगत व्यय के रूप में इन्होंने खर्च कर दिया, सड़कें बना दी इससे, तो वो तो पूंजीगत व्यय हुआ ना। ये राजस्व व्यय कैसे हुआ? वो राजस्व व्यय में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो वे वाले अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी प्रकार का राजस्व है और उसमें से अगर किसी प्रकार का पूंजीगत व्यय खर्च किया कर दिया जाता है तो उस राशि को आप टोटल राजस्व घाटे में से घटा लेते हो। यानी कि राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए किया गया व्यय अगर घटा लेते हो तो जो निकल कर आता है वो प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। पूंजीगत संपत्ति के लिए व्यय जो कर दिया जाता है
उसको प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। तो ये एक तरह से एकदम बेटर पिक्चर है प्रभावी राजस्व घाटे के रूप में कि टोटल आपको कितना घाटा हुआ है। ये मोटा मोटा जो राजस्व घाटा है राजस्थान सरकार की, ये स्थिति है। अब देखिए पूंजीगत प्राप्तियों की क्या स्थिति है। 1,66,000, इधर कितना था पूंजी राजस्व प्राप्ति 2,15,000 और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है 1,66,000। खर्च कितना कर रहा है पूंजीगत 1,34,000 और इधर राजस्व खर्च कितना कर रहा था 2,48,000, यानी पिछले वित्तीय वर्ष में। इस साल कितना हो रहा है 1,56,954 करोड़। वे कितना होगा 1,31,000, यानी कि यहां पर दोनों ही वर्षों में ये प्लस में है। प्लस में होने की स्थिति ये दिखा रहा है कि ये यहां पर पूंजीगत अधिशेष में है, यहां से फायदा उठा रहा है और खर्च ज्यादा कहां पर हो रहा है एक तरह से राजस्व व्यय के रूप में। और टोटल जैसे कि जो पहले जब हमने जो पाई चार्ट था उसमें आपने देखा लगभग 67% टोटल राजस्व व्यय राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब किया क्या जा सकता है भाई, करें क्या। हमने समस्या की तो बात कर ली, सरकार के लिए कौन कौन सी चुनौतियां पेश कर सकती हैं, राजस्व घाटा ज़्यादा या फिर राजस्व व्यय ज़्यादा होने के कारण कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। अगर मेंस में ये सवाल पूछा जाए तो आप ये दर्शा सकते हैं, ये पॉइंट आप दिखा सकते हैं, ये नुकसान है। अब इसको समाधान कैसे किया जाए कि उपाय क्या हो सकते हैं। उपाय ये हो सकते हैं, टू वे स्ट्रीट मान लेते हैं हम इसको, राजकोषीय समेकन इसको बोलते हैं। एक तरह से एक शब्द हम बोलें तो राजकोषीय समेकन यही होता है कि किसी भी प्रकार से राजकोषीय अनुशासन को लाते हुए आप खर्चों में कमी करें और आय को अधिक करें। राजकोषीय समेकन टू वे स्ट्रीट में इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली चीज, एक तो आप अपने खर्चों में कमी करो, फालतू के खर्चों में कमी करो। फालतू के खर्चे कौन से, जैसे अनावश्यक व्ययों में कमी करो। अगर आप ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हो सरकारी विभाग के तो 5 स्टार होटलों में रुकना बंद करो, वहाँ पर महंगे महंगे खाना बंद करो। ठीक है, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी हो कि आपने कहा कितना काम किया, वहाँ पर गए कुछ नहीं, बस अपने दोस्त से मिल के आ गए और खर्चा करके आ गए कितना। ठीक है, तो ये ना हो, तो आपका आउटपुट, आप एक जितना आउटपुट है उसके अनुपात में ही आप खर्चा करें। नेताओं को फोकट में सब्सिडाइज्ड खाना देना बंद करो, कितना औरों को नहीं मिलता, नेताओं को नहीं मिलता, कितना सारा फालतू का खर्चा, घर वर इतना आलीशान, लाइफ आलीशान बना दी जाती है। ये एक तरह से कौन से व्यय में आता है, ये राजस्व व्यय में आता है। कहीं नहीं जा रहा है, ये इससे वापस कुछ नहीं आ रहा है, ये पैसा एक तरह से आपकी स्थिति को ही खराब कर रहा है। ठीक है, सब्सिडी लीकेज हो रहा है, राजस्व व्यय है एक तरह का, सब्सिडी लीकेज को कम करो, भ्रष्टाचार में कमी करो, डीबीटी बायोमेट्रिक इस टाइप के सिस्टम लेके आओ, डिजिटलाइज करो चीज़ों को। ठीक है, सरकारी विभागों की उत्पादकता में वृद्धि करो, जो टोटल प्रोडक्शन, जो टोटल काम सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है उसको बढ़ाइए आप, उनके द्वारा उत्पादकता में काफ़ी कमी है। ठीक है, ट्रेनिंग दीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट का वो पालन करें, कैसे भी करें, लेकिन आपका कंप्लायंस जो मैकेनिज्म है वो अच्छा होना चाहिए जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो। संपत्ति की नीलामी में आय से ज़्यादा खर्च न करना। आपने देखा होगा कि जो पुलिस थाने हैं उनमें लगभग गाड़ियां कबाड़ के रूप में पड़ी रहती हैं, सड़ गई, मतलब गाड़ियां, मतलब जंग लग गई, उनको गाड़ियां खत्म हो गई हैं, लेकिन एक तरह से कितना नुकसान, कितनी बर्बादी हो रही है, हर थानों में खड़ी हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई संपत्तियां हो, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो या फिर उनका मोनेटाइजेशन हो, यानी कि उनको या तो टाइम पर बेचो, अगर बेचना ही है तो उनको पटक के क्या करना है। ठीक है, अनावश्यक सब्सिडियां कम करो, जैसे केरोसिन इत्यादि पर हो गया, और वैसे ही जो मैंने आपको बताया नेताओं के जो खाने वाने पर और या फिर और जो जितनी भी फालतू की सब्सिडी है उनको कम करो। कुछ मायनों में कहा जाता है कि यूरिया के ऊपर सब्सिडी है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, जैसे कि यूरिया का एक्सेसिव उपयोग हो रहा है जो कि मृदा की उर्वरता को है वो नुकसान पहुँचा रहा है। फिर बाद में दूसरा तरीका हो सकता है कि आय में वृद्धि करो। पहली बात तो कि आपकी कर अनुशासन बढ़ाओ, लोगों द्वारा कर की चोरी जो है उसको कम करवाओ, लोग टाइम पर कर दें। ठीक है, उसके बाद ITR भरें, इन चीज़ों को, इनके लिए जब बेहतर कानून बनाएं ताकि लोगों द्वारा इसका अनुपालन हो। अनुपालन आसान करो, उसके लिए भाई कोई क्यों मुश्किल होगी तो क्यों करेगा, उल्टा जितना ज़्यादा झंझट है उससे बढ़िया है कि चलो ठीक है मैं नहीं दूं, नहीं ये कौन जाएगा ऑफिस, कौन नहीं दूंगा। तो जो कर अनुपालन की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा आसान करें। भारत में कराधार जो है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, लगभग 4% लोग टैक्स देते हैं। तो टैक्स बेस को बढ़ाओ, ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लेके आओ, चाहे भले ही कम दें, लेकिन टैक्स को लोगों टैक्स के दायरे में लोगों को लेकर आओ। अगर ब्रिक्स नेशन की बात करें तो वहाँ के लगभग 23% लोग टैक्स बेस में हैं, 23% लोग टैक्स देते हैं। इंडिया में 4% देते हैं,
तो ये जो है टैक्स बेस है इसे बढ़ाओ, कर कानूनों में सुधार करो, ताकि ये जो काला धन वगैरह इत्यादि वगैरह है, तो इनके लिए अगर किसी ने दबा के रखा है तो चलो ठीक है। जैसे कि एक योजना लाई गई थी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, कि आप अपनी आय की घोषणा करो, उसका आधा आप रखो और आधा हमें दो। इस तरह से भी, इस तरह की योजना भी काफी कारगर साबित हो सकती हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 276 के अनुसार राज्य के द्वारा केवल 2500 रुपए प्रतिवर्ष तक व्यवसायिक कर लगाया जा सकता है। 14वां वित्त आयोग जो था, उन्होंने ये कहा था कि राज्यों को की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए, प्रतिवर्ष इनको 12,000 रुपए तक का व्यवसाय कर लगाने की छूट दी जाए, यानी कि उसकी अनुमति दी जाए, उस सीमा को बढ़ाया जाए, तो इससे भी राज्य की इनकम बढ़ सकती है। उसके अलावा ऋण जीडीपी अनुपात में कमी करें, जो राज्य का जो राज्य का टोटल जीडीपी के मुकाबले कितना % लोन है उसको कम किया जाए, जिससे क्या है कि सरकार की जो आगे ऋण लेने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और ये समाधान हो पाएंगे। इस प्रकार से आप अब तक, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मुद्दा है इसको आप समझ गए होंगे कि राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय के क्या फायदे हैं, राजस्व व्यय के क्या नुकसान है, राजस्व व्यय के फायदे भी क्या हैं, कुछ फायदे भी मैंने आपको बताए थे, और समाधान क्या किया जा सकता है। पहला कि आप व्यय में कमी करें, दूसरा आय में वृद्धि करें। आय में वृद्धि कैसे करें उसके 5-7 मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, व्यय में कमी करें कैसे करें उसके 5-7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब ये जो इसके बाद मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि इस वीडियो के पश्चात रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर, छोटे छोटे टॉपिक पर आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। और हमारा जो चैनल है वो एक नया चैनल है, आपको इससे सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम जो सूचना आप तक लेकर आ रहे हैं, एक क्वालिटी वाली सूचना आप तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा, उसके आधार पर आप फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।